आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वंदना प्रसाद जी को। प्लीज मंच पे आए। साथियों, बहनों, कॉमरेड्स, प्लीज आवाज नहीं साथियों। सबसे पहले तो आप सबको लाल सलाम और जिंदाबाद। मेरा औचित्य तो नहीं है कि मैं आमराराम, कॉमरेड आमराराम जैसे लोगों के साथ मंच पे बैठूं यहाँ पे, और हमने हमेशा ये इसको समझा है कि इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये एक मिसाल हैं, और एक ऐसी मिसाल हैं जो कि ये देश भूलता जा रहा है कि क्यों लोग बनते हैं, सत्ता में क्यों आते हैं, क्यों इलेक्शन के लिए लड़ते हैं। वो एक निजी मतलब मुनाफाखोरी के लिए नहीं, एक निजी सत्ता के लिए नहीं, एक पूरा संघर्ष है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मंच पे होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक मेरे लिए इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी। सो आई थैंक C2 फॉर ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वाइटिंग मी टू देयर स्ट्रगल्स। ये मेरी खुशकिस्मती है कि हम इसमें ज़रा भी शरीक हो सकें और ज़रा भी आप लोगों का साथ दे सकें। ये हम जैसे लोगों की खुशकिस्मती है। तो कॉमरेड सिंधु और वीना जी और अन्य लोग जिनके साथ हमारा नज़दीकी संबंध रहता है सारे कार्यक्रमों में, उनका मैं धन्यवाद भी करूँगी और उनको मुबारकबाद भी दूँगी। अब सही बात तो कॉमरेड ने कही कि देखिए आज 50 साल हो रहे हैं कार्यक्रम के ना। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री क्या रही है उसमें भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी, इसका मकसद क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी, आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, और फिर आपसे सुनना भी चाहूँगी कि क्या चल रहा है ज़मीनी स्तर पे। मुझे लगता है कि किसी भी इस टाइप की मीटिंग, इस टाइप का जो हमारा समूह होता है उसमें जानकारी बांटना, अपनी बातचीत रखना, अपनी दिक्कतों को शेयर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कुछ समय रखूँ कि हम लोग अपनी बातचीत भी कर सकें। तो एक बात तो है कि देखिए 50 साल ये जो हुए हैं ये किस कार्यक्रम के हुए हैं, ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शायद हम खुद भी नहीं समझते हैं। ये देश का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। क्या आप इसको जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम जो कि तकरीबन 9 करोड़ बच्चे, नहीं उससे ज़्यादा, कितने मतलब हाँ 9 करोड़ बच्चे, तकरीबन 2 करोड़ महिलाएं और तकरीबन 2 ही करोड़ मतलब किशोरियों का साथ देने का काम कर रही हैं। ऐसा किसी और देश में ऐसा कार्यक्रम नहीं है, इतनी मात्रा का कार्यक्रम नहीं है, इतना विराट कार्यक्रम कहीं और भी नहीं है। जब मैंने मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ, अस्पतालों में काम किया करती थी। जब ज़मीनी काम शुरू किया वो सन 1995 की बात है। हम गांव में जाते थे, पूछते थे आंगनवाड़ी कहाँ है, तो गांव वालों को खबर भी नहीं होती थी कि आंगनवाड़ी है क्या। कोई बताता था कि अच्छा वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, तो कुछ बंद फाटा, कुछ टूटा फाटा कुछ मिलता था। आज आप चले जाइए किसी गांव में, आंगनवाड़ी खड़ी ही नहीं, इतनी सुंदरता से प्रकट है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर एक इंसान उसी ने इस आंगनवाड़ी को बनाया और किसी ने नहीं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आप लोगों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आप बहनों का बनाया हुआ कार्यक्रम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर का बनाया हुआ, समुदाय का साथ लेते हुए बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसमें सरकार ने मतलब कम से कम मिनिमम सपोर्ट ही किया है। नहीं तो ये नहीं होता जो कि आज, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि हमारा बाल मृत्यु दर घटा है, हमारा कुपोषण के दर घटे हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सी दिक्कतें भी हैं, अभी सारा मामला साफ नहीं हुआ है, सपाट नहीं हुआ है, देश में सब कुछ ठीक नहीं हो गया है। और आंगनवाड़ी पे ही सारी जिम्मेवारी डाल देना भी सही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कुपोषण की अगर बात हो तो वो केवल आंगनवाड़ी की जिम्मेवारी बन ही नहीं सकती है। कुपोषण में गरीबी है, गरीबी है सबसे महत्वपूर्ण, और उसी में इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं सब परिस्थितियों में आप लोग काम करके फिर भी कुछ निष्कर्ष निकाल के दे रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो 50 साल से चल रहा है, मतलब इसकी पूरी हकदार आप लोग हैं और समुदाय है, और हमारा और समुदाय के साथ जो रिश्ता बनता है वो है। और ये हर जगह समान भी नहीं है, ये भी हमको मालूम है ना। सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खड़ी नहीं हैं, सारी आंगनवाड़ियाँ अभी भी खुलती नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है
कि जो संगठन में शामिल आप लोग बैठी हैं, आप लोगों की आंगनवाड़ियाँ बेहतरीन होंगी, मॉडल होंगी, और हम कभी भी चले जाएं तो हमको वो सब चीज़ें मिलेंगी जितना एक आप इतने मेहनतकश होते हुए अपनी दिक्कतवार परिस्थितियों में चला सकती हैं। और दिक्कतवार परिस्थितियां अभी भी हैं, जैसे कॉमरेड ने भी बोला कि 50% आंगनवाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका भवन उनका खुद का नहीं है, और वो शहरी सबसे ज़्यादा। देखिए, शहरी गरीबों की जो अभी परिस्थितियाँ है आंगनवाड़ी में, वो बहुत ख़राब है। मतलब गांव में फिर भी आपको एक बिल्डिंग कहीं ना कहीं मिली जाएगी, लेकिन बस्तियों में जाएं तो कुछ भी नहीं है, किसी सीढ़ी के नीचे चला रहे हैं, कुछ ऐसे ही बांट रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे चल रहा है। 50% अभी तक सरकारी भवन नहीं है। क्यों होगा ऐसा? फिर मतलब बहुत, ये एक मैं इस पर्चे का आधार ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी निकाला है, जिसमें मैंने ये सब चीज़ों को साथ दिया है, ये मैंने शेयर भी किया है। तो इसमें आंकड़े वगैरह और ये सब रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि कई शोध भी हुए हैं और कई नहीं भी, मतलब बहुत कम ही इसको देखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम को बहुत कम टटोला गया है, बहुत कम शोधा गया है, इस पर बहुत कम हमने काम किया है और बहुत कम इस पर इसका प्रसार भी हुआ है। इसकी बातचीत ही नहीं होती है जितनी इसकी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि देखिए, टॉयलेट्स का हिसाब देखिए कि 35% में 50% तो भवन ही नहीं है, मतलब सरकारी भवन नहीं है। अभी भी किसी टूटे फाटे कहीं पे भी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा भवन नहीं है कि भाई आज आंगनवाड़ी है तो 2 साल बाद भी वहीं आपको आंगनवाड़ी मिले। ऐसा भवन नहीं है जिसको हम अच्छे से तैयार कर सकें, जिसमें हम खेल खिलौने सजा सकें, जिसमें हम बाहर की मतलब आंगन में कुछ कर सकें। ऐसी आंगनवाड़ियाँ 50% नहीं हैं, और 35% में टॉयलेट तक नहीं है। तो बच्चे तो क्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वहाँ बिता रही हैं, वो कहाँ जाए टॉयलेट? ये वो देश है जहाँ पे कह दिया गया है कि 100% ODF है, मतलब 100% कोई भी बाहर शौचालय नहीं कर रहा है, शौच नहीं कर रहा है। झूठ, एकदम झूठ पे झूठ। आपके खुद की सरकारी व्यवस्था की आंगनवाड़ी जो 50 साल से चल रही है, वहाँ 35% में टॉयलेट नहीं है, और आपको ये हिम्मत होती है झूठ बोलने की कि सारे देश में कोई ऐसे घर बार नहीं बचा, कोई ऐसी जगह नहीं बची जिसके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। सोचिए आप, कितने बड़े झूठ चल रहे हैं। इसमें क्या लग जाएगा इस देश का, जो कि चांद पे पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, अपने आप को इतना महान बता रहा है। इसमें क्या लग जाएगा कि हम अपने बच्चों और अपने काम करती हुई महिलाओं बहनों के लिए टॉयलेट बनवा सके? पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी का मैं बताऊं, 36% को पानी की सुविधा नहीं है। हम कहते हैं कि एक बच्चे को 4-5 घंटे आंगनवाड़ी में आके रहना है, तो पानी कहाँ से आएगा? पीने का पानी कहाँ से आएगा? उसके लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर जाए कई किलोमीटर, कभी कभी हैंडपंप लगा रहता है सामने, कभी नहीं भी होता है। हैंडपंप लगाए तो टूटा फाटा है। मतलब ये व्यवस्थाएं देखने के लिए क्या चाहिए आपको? कितने और साल चाहिए आपको? कितने और साल लगाएंगे? ये पैसों की कमी नहीं है, ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये साइंस की कमी नहीं है, ये केवल और केवल अनचाहे की कमी है। ये केवल और केवल ऐसी सरकार की कमी है जिसको कोई चिंता ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने गरीबों के लिए और अपनी महिलाओं के लिए, अपनी माताओं के लिए, चाहे वो कुछ भी बोले। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने पैसों को वहाँ भेजना जहाँ पे वो फ़र्क करेगा, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और हमको वही नापना चाहिए, हमको आंकड़ों के ज़रिए से वही देखना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, बोलते रहें, लेकिन कर क्या रहे हैं। हमको ज़रूरत है हमारे सारे भवन बने, सारों में शौचालय हो, सारों में पीने का पानी हो, और वो सारी सुविधाएं हो जो एक कार्यकर्ता को भी चाहिए और उन बच्चों की भी चाहिए, अगर वो सारा कार्यक्रम को उस तरीके से चलना है। और जैसा मतलब आज तो हमारी प्रधान मांग यही है, लेकिन ये भी एक आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि केवल आप अपनी मांगें नहीं उठाते हैं, आपकी मांग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब यहाँ राइट टू फूड कैंपेन के लोग, मेरे साथी आयशा भी यहाँ हैं, हम सारे लोग जिस संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उस मांग में आपकी पूरी तरह से साथ हैं, और उसमें हम उस मांग में हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि वो नहीं होगा तो कार्यक्रम क्यों और कैसे चल सकता है, और वो क्यों ना हो। हम काम करती हैं तो हमको पगार क्यों नहीं मिले, उसकी पूरी डिमांड रखनी चाहिए, उसकी ज़ोरदार डिमांड रखनी चाहिए। अभी स्थिति क्या है कि जैसे बोला गया कि न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है, और किसका न्यूनतम वेतन? एक बेलदारी करने वाला न्यूनतम वेतन भी उसको नहीं मिल रहा है जो एक बच्चे की पहली शिक्षक है, जो एक माँ का काम कर रही है, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। इस पूरे काडर में हेल्पर की स्थिति और भी बदतर है।
और ये एक बहुत बड़ा काडर है, मतलब इक्विवेलेंट काडर है। अगर 14 लाख अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो 14 ही लाख हमारे हेल्पर भी हैं, जिसमें कुछ स्टाफिंग गैप ज़रूर है, उसमें मतलब 20% तक के अभी तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। लेकिन हेल्पर को केवल ये मान लेना कि केवल वो झाड़ू पोछा करने वाली है, या केवल खाना बनाने वाली है, या केवल गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लाने या छोड़ने वाली है, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक हेल्पर के प्रति, हेल्पर को नज़रअंदाज करने वाली बात है, और हेल्पर के प्रति एक मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात है। बिकॉज द हेल्पर एंड द वर्कर्स आर बोथ, दे आर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इक्विवेलेंट टू टीचर्स। तो ना तो हेल्पर का प्रशिक्षण होता है, ना ही उनको माना जाता है कि ये भी बिल्कुल बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण की पूरी जिम्मेवारी लेती भी हैं और भी ले सकती हैं। सो द हेल्पर्स नीड टू बी रियली ऑल्सो promoted as a cadre alongside Anganwadi workers, and make sure that the wages are absolutely decent, the remuneration is decent। यहाँ पे रेंज देख लीजिए आप कि कुछ राज्यों में केवल 4,500 इतना ही मिल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, और बहुत कम कुछ राज्यों में, तमिलनाडु के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं क्या तमिलनाडु से, मतलब द मैक्सिमम दैट इज गिवन इज इन तमिलनाडु अराउंड 19,000 20,000 दैट द स्टेट गवर्नमेंट एड्स, and that is the maximum, which is even that is too little, वो भी बहुत कम है। लेकिन 4,500 आज आपका मतलब उसमें तो लोग जाके एक एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं 4,500 में। दिस इज़ वॉट एन आंगनवाड़ी वर्कर इज, दिस इज़ ऑल दैट वी आर वर्थ इन दिस कंट्री। और ये वही देश है जो बात करता है विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कहते हैं कि महिलाओं को कामकाज में जोड़ने का हमको और मेहनत करना है। महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, बहुत एक बड़ा एक, क्योंकि आंकड़ों से सरकार बहुत शर्मनाक हो जाती है, तो आंकड़ों को झुठलाना ही एक काम उनका बचता है। तो ये कहते हैं कि भाई औरतें काम में शरीक नहीं हो पा रही, हमको शिरकत बढ़ानी है औरतों की। तो शिरकत बढ़ानी है तो पहले अपनी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को दो ना जॉब्स, शिरकत बढ़ जाएगी। कितने हैं, दे आर लाइक कितने हैं हम, 14 लाख हमारे आंगनवाड़ी, 14 लाख हेल्पर मान लो, हाँ तो 28 लाख तो ये हो गए, फिर आशा मान लो 10 लाख और मान लो, कितने हो गए, हम 40 लाख औरतों की बात कर रहे हैं इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। वाई वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। हमने सेक्रेटरीज, मैंने खुद जब ये बोलते हैं कि नहीं देखो पगार देना शुरू करेंगे, सैलरी देना शुरू करेंगे तो काम नहीं करेंगी, मैंने कहा आपको मिलती है क्या, तो मतलब आप काम नहीं करते हो सर, पूछा है ये, कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि आप चले जाइए, यही जवाब मिलता है कि आप चले जाइए। सो ये स्थितियाँ हमारे वर्कर्स की। और जब कहते हैं ना कि पार्ट टाइम वर्कर, इस पे भी शोध हमको बताता है कि 6 से 9 घंटा मिनिमम एक कार्यकर्ता दिन में काम कर रही है, 6 से 9 घंटा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि फिर मीटिंग होती है, ब्लॉक जाओ, सेक्टर मीटिंग, ये वो, मतलब हम ज़मीन पे काम करते हैं, हमको पता है क्या होता है। अच्छी कार्यकर्ता जो है, जो दिल से काम करती है, उनके साथ यही है कि भाई वो तो 10 घंटा 8-10 घंटा उनका काम चलता ही है। उस 6 से 9 घंटों में तकरीबन आधा समय जाता है डायरेक्टली बच्चों के साथ काम करने में, उसमें भी सबसे ज़्यादा काम शिक्षा का होता है, उसके बाद होता है खाना खिलाना, और 11% केवल देख रेख करना कि भाई उनकी माएँ नहीं हैं तो वो बैठे हुए हैं, उनकी देख रेख करना। 14% उनका काम का हिस्सा जो है वो केवल कागजी कार्यवाही में जाता है, रिकॉर्ड भरना, रजिस्टर भरना, जिसमें आपके फ़िलहाल 11 रजिस्टर, ऐसा मतलब हमने देखा है कि 11 रजिस्टर आपको भरने पड़ते हैं, और 26 कोर चीज़ें जिनकी आपकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो आपका आधा समय एक्चुअली रिपोर्टिंग में जा रहा है। और एक जो तोहफ़ा, मतलब कोई रिकग्निशन तो मिली नहीं 50 ईयर्स ऑफ ICDS की, एक जो तोहफ़ा सरकार ने क्या दे दिया है, ये फेशियल रिकग्निशन, ये प्रूफ कि भाई आप पहले आप ये प्रमाणित करो कि आप जिंदा हो। एक बच्चे से कहना कि आप प्रमाणित करो कि ये बच्चा जिंदा है तभी उसको खाना दिया जाएगा, आप प्रमाणित करो कि आप एक इंसान हो, आपका फेस का जब तक आपका रिकग्निशन नहीं होगा तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको THR नहीं मिलेगा। ये क्या बात है, ये किस तरीके की तौहीन है हमारे देशवासियों के प्रति, जिनका अधिकार है ये कार्यक्रम,
जिनके लिए ये कार्यक्रम बना है, आप उनसे कह रहे हो कि पहले प्रमाणित करो, आप आधार लाओ, आप फेशियल रिकग्निशन करो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि फ़ोन पे करो, कनेक्टिविटी कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री, अभी शायद राजस्थान की ही बात है कि लोगों को निकाला गया नौकरी से क्योंकि उनके किसी इंटरनेट कार्यक्रम में विलम्ब हो गया कि नेट नहीं काम करता था। इनको क्या लगता है कि हमारे सारे गांव में नेट काम करता है और रोज़ काम करता है और सबके पास वो स्मार्टफोन है और सबके साथ वो कनेक्टिविटी है? ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं? इनका और कोई मंशा नहीं है, बस यही है कि नंबर काटे जाएं। उनको पैसा नहीं देना है, नंबर कटवाना है, चाहे वो वोट वाले नंबर हों, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में राशन के नंबर हों, चाहे वो आंगनवाड़ी से लेने वाले जो लोग आ रहे हैं या वहाँ पे जिनको बेनिफिशियरी कहते हैं। हम तो बेनिफिशियरी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं दे आर राइट्स होल्डर्स। ये सिटीजन्स हैं जिनका अधिकार है, ये बेनिफिशियरी नहीं है। अपने टैक्स से पैसा भरते हैं, अपनी मेहनत से पैसा तुमको चला रहे हैं, ये बेनिफिशियरी नहीं है कि आप ऊपर से कोई दान फेंक रहे हो, कोई रेवड़ी दे रहे हो और वो लेने वाले ऐसे बैठे हैं हाथ फैला के। नहीं, ये हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारी महिलाओं का अधिकार है और ये कामकाज हमने बनाया है और आपको बैठाया गया है इसको चलाने के लिए। लेकिन आप ये प्रमाण जो मांग रहे हैं वो केवल एक ही कारण से कि हमको यहाँ पैसा अब नहीं देना है। वो पैसा कहाँ जाना है? कॉमरेड भरपूर तरीके से देख चुके हैं और बता चुके हैं कि वो जाएगा आपके अडानी अंबानी और कहाँ जाएगा वो पैसा, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि ये सारा फेशियल रिकग्निशन और आधार न्याय का एक उसूल है, मतलब एक उसूल है न्याय का कि कोई एक भी कसूरवार, एक भी बेकसूर नहीं फंसना चाहिए आपके कानून में, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे उसको करने के लिए आपके 10 कसूरवार छूट जाएं। उल्टा नहीं होना चाहिए कि सारे कसूरवारों को पकड़ने के लिए आप निर्दोषों को भी पकड़ लो। ये कानून का उसूल नहीं है। कानून का उसूल है कि इतना ढीलापन होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में कि कोई जेन्युइन इंसान के प्रति अन्याय नहीं हो। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है कि जितने लोग, मतलब जिनको वोट डालना है, जिनको अपना वहाँ से इंटाइटलमेंट लेना है, चाहे वो THR का हो, चाहे वो गरम खाने का हो, चाहे वो राशन का हो, वो उनमें से कितने हज़ारों छूट रहे हैं जिनका अधिकार है उसको पाना। क्या करने के लिए? कहने की बात है, ये भी नहीं है एक्चुअली। क्या करने के लिए? कि भाई बहुत करप्शन है या कोई मर गया था उसका भी कार्ड है, वो 1-2 होंगे या जितने भी होंगे उनको सही कर लीजिए। उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे बहुत बड़ा एक विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि C2 इसकी पूरी तैयारी कर रहा है इस विरोध का। इन मामलों की तैयारी भी होनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शायद ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि ICDS का पूरा कार्यक्रम शिक्षा के तहत शुरू हुआ था और घूम फिर के सारा का सारा पोषण पे फिर वो चलता गया। तो इसकी बात जो हुई थी वो शिक्षा, एक केब होता था, एक कमेटी बैठी थी बहुत पुरानी 1975 से भी पहले, जिसने शिक्षा के तहत इसको ICDS को शुरुआत की कि भाई जो प्राइमरी शिक्षा होती है, प्री प्राइमरी शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की शिक्षा होती है, उसके लिए इसको बनाया गया था। और इसमें लेकिन पूरी चीज़ें डाली गई, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, पोषण भी और सुरक्षा भी। एक चीज़ जो सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी का, क्योंकि फ्यूचर की भी बात हमको सोचनी है कि आंगनवाड़ी जाएगी कहाँ। अब जो चल रहा है कि प्री स्कूल अगर शिक्षा में RTE में चला जाता है, राइट टू एजुकेशन में चला जाता है, अगर वो सारा स्कूल के साथ बांध दिया जाए तो आंगनवाड़ी का क्या औचित्य बचेगा। हमारा बहुत स्पष्ट है इसमें मानना और हमारा सोच कि हमारे जो बच्चे 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम इस देश में फ़िलहाल नहीं है। और ये बात मेरे ख्याल से आप सबकी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं, आप सब इसको समझते भी हैं कि ये 3 साल से छोटी उम्र का महत्व क्या है ना। इसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं कि भाई सारा 80% आपका जो ब्रेन ग्रोथ होता है वो 2 साल से पहले हो जाता है। आपका सीखने कैसे सीखा जाता है वो तरीका जो है वो ऑलरेडी आपके ब्रेन में उस समय तक शामिल हो चुका होता है। तो आगे का स्कूली पढ़ाई, आगे आप क्या काम कर पाएंगे, वो सब उस पर निर्भर करता है, जो पहले 2 सालों में ही नहीं, वो पेट से शुरू होता है। वो जब बच्चा पेट में है वो तब से शुरू होता है, तो मतलब कि माँ का पोषण से शुरू होता है। वो वहाँ से शुरू होते हुए वो पहले 2 साल में एक तरीके से एक नींव बन जाती है, जिसके बाद
उसको सही करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन 3 साल से कम उम्र के लिए हमारे आंगनवाड़ी में कोई ठोस कार्यक्रम है नहीं। हम क्या कर पाते हैं, हम THR कर पाते हैं, होम टू होम काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी कम क्रेश की सुविधा ये 10वीं 5 वर्षीय योजना में शुरू हुई थी और इसका ऐलान हुआ था, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ज़मीन पे उतार नहीं सके हैं। इसका ना तो बजट पूरा हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ना ही उसके नंबर भी मैंने इसमें दे रखे हैं कि भाई इतने हज़ार खुलने थे, उसमें केवल 2-3 हज़ार ही खुले हैं पूरे देश में। अब ये जो 3 साल से कम उम्र का मामला है, मसला है, ये केवल उन बच्चों के लिए नहीं है, ये हर कामकाजी महिला का भी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं काम नहीं कर पाती यदि मेरे छोटे बच्चे का देख रेख किसी महिला ने ना किया होता। तो गरीब महिला अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएगी? वो या तो किसी और बच्चे के साथ छोड़ के जाती है या अकेला छोड़ के जाती है। बस्तियों में तो अकेले बच्चे घूमते हैं, यहाँ पे एक चाबी लटका के अपने गर्दन में, बस्तियों में। तो ये क्रेश का मामला जो है, ये महिला कामकाज से भी जुड़ता है और ये बच्चों के पूरे विकास से जुड़ता है और ये आंगनवाड़ियों से भी जुड़ता है। तो हमारी मांग ये रहती है, एक मांग, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आप पूरे दिन का ठोस कार्यक्रम बनाइए और उसको उसी तरीके से चलाइए जिस तरीके से स्कूल और अस्पताल चलते हैं। ये कोई आधा अधूरा, अपरिपक्व, कैजुअल या इनफॉर्मल चीज़ नहीं है। दिस इज इट नीड्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बट इन द कम्युनिटी। समुदाय में इसको ठोस बना के ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कोई समुदाय केंद्र चलना चाहिए। तो वी नीड पूरा दिन का कार्यक्रम बने, सबको पूरा वेतन मिले चलाने का, उसमें एक्स्ट्रा वर्कर शामिल हो। एक्स्ट्रा काम बिना एक्स्ट्रा वर्कर के नहीं। अगर एक्स्ट्रा काम करना है, यानी कि अंडर 3 इयर्स को क्रेश में जोड़ना है, देन एक्स्ट्रा वर्कर भी आना है। तो कम से कम 3 या 4 कार्यकर्ता की बात हो उसमें, जिससे कि सारे बच्चे 6 साल की उम्र तक उनका पूरा केयर हम समग्र तरीके से, संपूर्ण तरीके से कर सकें। तो ये मुझे लगता है कि मतलब आगे चलने के लिए ये एक मांग हमारी होनी चाहिए। अंत में इतना ही है कि ये आज इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि एक जो कम से कम सोच में रहता था कि बराबरी है ना, इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, ये सोच से ही चला जाता जा रहा है। और आप ही लोग हैं, आप ही जैसे संगठन हैं जो इस सोच को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश और संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग साथ हैं। यदि ये सोच नहीं हम बरकरार रखते तो आंगनवाड़ी तो क्या, हमारी शिक्षा की प्रणाली भी गई, हमारे स्वास्थ्य की प्रणाली भी गई, और वो सब चीज़ें जो हमको इंसान बनाती हैं, जो हमको ऐसे इंसान बनाती हैं जिनको दूसरे इंसानों की चिंता है और दूसरे इंसानों के हकों की रिस्पेक्ट है, ये सब मामले इतनी दूर होते जाएंगे कि शायद इनको वापस लाना संभव नहीं होगा। लेकिन समय अभी है कि हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए, इसीलिए राइट टू फूड कैंपेन, मैं जन स्वास्थ्य अभियान की फाउंडर मेंबर हूँ, हालांकि मैं अभी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। हम सब संगठन C2 के साथ और उन सभी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ खड़े होकर आपके साथ आपके हर संघर्ष में शामिल होने का वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन सलाम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।